हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ नए टॉपिक के साथ में, और टॉपिक है आपका कोलाइडी बिलियनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडी बिलियन। क्योंकि आपका टॉपिक चल रहा है कोलाइडी अवस्था, कोलाइडल स्टेट, तो उसके बारे में हमने बहुत सी बातें बता दी थी, जैसे परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम। उसमें आपको बताया था कौन से कोलाइडी बिलियन होते हैं, कौन से नहीं होते, कौन से वास्तविक बिलियन बोले जाते हैं और कौन से निलंबन कण होते हैं। तो अब हमें वर्गीकरण करना है, क्योंकि कोलाइडी बिलियन विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो इनका वर्गीकरण करना है। तो कोलाइडी बिलियन का वर्गीकरण करेंगे पहले अवयवों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। अवयव की भौतिक अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं, और तीन प्रकार की भौतिक अवस्थाएं जब आपस में मल्टीप्लाई करती हैं तो तीन तरह का 9 हो जाती हैं। लेकिन कोलाइडी बिलियन केवल 8 प्रकार के होते हैं भौतिक अवस्थाओं के प्रकार में, क्योंकि कोलाइडी बिलियनों में गैस और गैस का कोलाइडी बिलियन नहीं बनता है। गैस में गैस को डालकर एक दूसरी गैस में एक अन्य गैस को डालकर कोलाइडी बिलियन को नहीं बनाया जाता है, कोलाइडी तंत्र नहीं निर्मित होता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये 8 लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर गैस का कोलाइडी बिलियन नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण लिखना था, परिक्षेपण माध्यम, इसको पूरी तरीके से लिखते हैं। परिक्षेपण आपका दिख नहीं रहा है तो इसको सही से कर देते हैं, परिक्षेपण माध्यम। और कोलाइडी तंत्र, और इसके उदाहरण भी बताने हैं। तो यहाँ पर है, पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था में द्रव है, यानी कि ऐसी प्रावस्था जो किसी में विद्यमान है, यानी द्रव किसी बड़ी चीज में। परिक्षेपण वो प्रावस्था होती है जो अधिक मात्रा में होती है, जो किसी को परिक्षिप्त रखती है। गैस को कौन परिक्षिप्त किया है? द्रव को कौन परिक्षिप्त किया है? गैस। तो गैस में कौन है? द्रव। गैस अधिक मात्रा में है और द्रव कम मात्रा में है, यानी कि गैस में छुपा हुआ है द्रव। तो गैस में जब द्रव परिक्षिप्त होता है तो उसे कहते हैं द्रव का एरोसोल। तो इसके उदाहरण होंगे, आपको हम बताते हैं, जैसे बादल। बादल एक गैसीय पदार्थ होता है, जिसमें जल जो होता है वो परिक्षिप्त रहता है, क्योंकि बादल आप देखते हो कितने घनघोर आते हैं और उसमें जल परिक्षिप्त माध्यम में होता है। उसके बाद में आप लिख सकते हैं बादल हो गया, और लिख सकते हैं कोहरा। ये आपके होंगे 2 एग्जाम्पल। आपको बादल और कोहरा बता दिया, क्योंकि बादल में भी द्रव परिक्षिप्त रहता है और कोहरे में भी गैस ज़्यादा मात्रा में होती है और द्रव कम मात्रा में होता है। तो ये कहलाता है द्रवों का एरोसोल। जब द्रव गैस में परिक्षिप्त हो, यानी गैस कैसी माध्यम में? परिक्षेपण माध्यम में, अधिक माध्यम में, छिपाने वाले माध्यम में। ठोस गैस में, यानी कि जब ठोस के कण गैस में छिपे हों। परिक्षेपण का मतलब होता है जो किसी को छिपा लेता, और परिक्षिप्त का मतलब होता है छिपने वाला। तो ठोस जो है वो गैस में छिपा हुआ है और बनाएगा ठोस एरोसोल। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है, आप देखते हैं धुआं। धुआं जब होता है तो आपने देखा होगा धुएं में कार्बन के कण कम मात्रा में होते हैं और गैस ज़्यादा मात्रा में होती है। विभिन्न गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सी गैसें उसमें होती हैं धुएं में। तो धुआं धूल। अब धूल उड़ती है, जैसे आंधी वगैरह, तूफान वगैरह आते हैं, धूल उड़ती है, उसमें तो गैस अधिक मात्रा में होती है और धूल के कण जो ठोस अवस्था में होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, यानी कि कम मात्रा वाले परिक्षिप्त कहलाते हैं और अधिक मात्रा वाले परिक्षेपण कहलाते हैं। ये आपका हो गया। अब देखते हैं गैस परिक्षिप्त है द्रव में। गैस परिक्षिप्त है द्रव में, तो ऐसा कोलाइडी बिलियन कहलाता है जैसे साबुन का झाग।
क्योंकि साबुन के झाग में द्रव अधिक मात्रा में होती है और गैस कम मात्रा में। जो बुलबुले बनते हैं उसमें क्या होती है, गैस ही भरी होती है, लेकिन वहाँ द्रव की अधिक मात्रा होती है, यानी कि परिक्षिप्त होता है। अब परिक्षिप्त होती है गैस और परिक्षेपण कौन होता है, द्रव। तो साबुन का झाग और लिखेंगे फेंटी हुई क्रीम, ये आपके हो गए किसमें, गैस, द्रव में परिक्षिप्त है। और द्रव का पायस, द्रव में द्रव परिक्षिप्त है। आप जानते द्रव में द्रव परिक्षिप्त है वो क्या, पहला होता है उसका कोलाइडी तंत्र बनता है पायस। प्राकृतिक पायस है दूध, ठीक। और फिर उसके बाद में तमाम बन जाते हैं, जैसे लिख सकते हैं यहाँ पर गोंद नहीं, शहद का जल में मिश्रण, ये भी हो जाता है, लेकिन ये पायस नहीं बनता है। पायस आप बता सकते हैं तेल का द्रव में, इसकी जगह पर लिख सकते हैं आप तेल का जल में मिश्रण। अब तेल अधिक मात्रा में हो चाहे कम मात्रा में हो, यदि आप तेल को, थोड़े से तेल को एक ज़्यादा बड़ी बाल्टी में डाल देंगे तब भी आप पायस बनेगा। और जब बाल्टी वो भरी होगी आपकी तेल से और थोड़ा सा जल मिला देंगे, दोनों द्रव अवस्था में है, तो क्या बनाएंगे, पायस बनाएंगे। कोलाइडी तंत्र में पायस का निर्माण करेंगे। अब इसके बाद में आ जाता है ठोस द्रव में, क्या कहलाता है, सोल, सोल कहलाता है। तो ये आप बता दें ठोस द्रव में, हम इंक से लिख रहे हैं, इंक, आप ये जो इंक है वो द्रव अवस्था में है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पेंट। पेंट में क्या होता है कि द्रव अधिक मात्रा में होता है, पेंट ये पॉलिश करने वाला पेंट, और ठोस कम मात्रा में होता है। ठोस परिक्षिप्त है द्रव में, और द्रव की अवस्था उस समय क्या होगी, परिक्षेपण। आप लिख सकते हैं सिहाई, ये आपके क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि पेंट में जो कलर के पार्टिकल्स होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, और बाहर से जिस द्रव से उसको मिलाकर पेंट किया जाता है वो अधिक मात्रा में होता है। कोई भी लिक्विड हो सकता है, बता सकते हैं आपको कि वो डाई एथिल ईथर भी हो सकता है, ठीक है। गैस का ठोस में तो क्या बनता है, कोलाइडी तंत्र, ठोस फॉर्म बनता है। आप जानते हैं फॉर्म, जो एक घरों में गद्दों में यूज होने वाला फॉर्म होता है, और समुद्री झाग, समुद्री झाग भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो गैस होती है वो एक ठोस में परिक्षिप्त होती है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो फॉर्म होता है उसमें छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे से जो छिद्र पाए जाते हैं वो किसके होते हैं, गैस के, और बाकी सभी चीज़ क्या होती है, ठोस की होती है। तो गैस किस में परिक्षिप्त है, ठोस में, और ठोस का माध्यम क्या हो जाएगा, परिक्षेपण। अब द्रव किस में है, ठोस में, द्रव ठोस में परिक्षिप्त है। अब द्रव को ठोस में हम परिक्षिप्त करेंगे तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर एक नया, जैसे जेली, पनीर और दही, ये आपके एग्जाम्पल होंगे कि जेल बनाएंगे। जो जेली होती है, जैसे आपने देखे होंगे कि जो सॉफ्ट, आप सॉफ्टी खाते हैं, जैसे आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो उस पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, जेली, तो वो होती है जेली। और पनीर, पनीर में क्या होता है, ठोस पदार्थ अधिक मात्रा में होता है और द्रव कम मात्रा में होता है। तो द्रव परिक्षिप्त रहता है ठोस में, क्योंकि जब हम पनीर को दबाते हैं तो उसमें से द्रव बाहर निकलने लगता है। द्रव किस में छुपा है, पनीर के ठोस कणों के बीच में। अब है ठोस का ठोस में सॉल, तो इसे बोलते हैं मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं। ये हो गया आपका अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों का
वर्गीकरण। ये होता है कि परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम के बीच में। परिक्षेपण माध्यम एक बार आपको फिर बता देना चाहते हैं, वह माध्यम जिसमें कोई वस्तु छिपी होती है वो परिक्षेपण माध्यम कहलाता है, और जो छिपती है उसे परिक्षिप्त कहते हैं। तो ये कम मात्रा में होते हैं और ये अधिक मात्रा में होते हैं, तब इनमें जो भी बनता है तो उसको हम कहते हैं परिक्षिप्त या परिक्षेपण माध्यम। अब अपना अगला टॉपिक होगा परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण के आधार पर। और इसके बाद में एक और टॉपिक आएगा, इसको रब कर देते हैं आपके लिए और अगले टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा वर्गीकरण, नंबर 2 परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण के आधार पर किसके आधार पर अब वर्गीकरण किया जा रहा है कि परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि छिपने वाली प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम यानी छिपाने वाला माध्यम क्या है, द्रव है, ठोस है, जो भी हो, के आधार पर। तो इनके आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पूरी लाइन लिखने से अच्छा है हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं नंबर 1 द्रव रागी या द्रव स्नेही। द्रव स्नेही। नंबर 2 द्रव विरागी या द्रव विरोधी। कोलाइड। और यहां पर क्या लिखेंगे, कोलाइड। अब ये होते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण कैसा है, तो उसके आधार पर कोलाइडी तंत्र 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड, या बोलते हैं द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आकर्षण के मध्य के आधार पर, ठीक है, आधार पर लिखना था, यहाँ पर लिखा नहीं, आधार पर। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, द्रव विरोधी या द्रव स्नेही कोलाइड। नंबर 2 द्रव विरागी या द्रव विरोधी, यहाँ पर है द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड, और यहाँ पर होगा नंबर 2 द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड। ऐसे कोलाइडी पदार्थ जो द्रवों का विरोध भी करते हैं और कोलाइडी अवस्था में बदल जाते हैं, और ऐसे कोलाइडी बोल सकते हैं अणु जो जैसे ही किसी विलयन में डाले जाते हैं वो तुरंत ही कोलाइडी अवस्था में बदल जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं द्रव स्नेही। जैसे ही मिलाया वैसे ही कोलाइडी विलयन बनाकर तैयार कर देंगे। लेकिन द्रव विरोधी ऐसे होते हैं कि वो कोलाइडी विलयन को शीघ्रता से नहीं बनाते हैं। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है, द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड। ऐसे कोलाइडी सॉल जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण के संपर्क में लाने पर, यानी कि कोई जल है वो परिक्षेपण माध्यम में अभी है और परिक्षिप्त प्रावस्था उसमें मिलाएं, लाने पर शीघ्रता से यानी कि बहुत जल्दी से कोलाइडी विलयन में बदल जाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाते हैं या 2 कोलाइडी कहलाते हैं, ठीक है।
कोलाइड कहलाते हैं। यहाँ पर कोलाइड लिख दें, कोलाइडी ना लिखें। बहुत जल्दी ही क्या करेंगे, जैसे उदाहरण में लिखे हैं प्रोटीन, एंजाइम, जिलेटिन, गोंद। आप अपने घर में भी इनका प्रयोग या परीक्षण कर कर देख सकते हैं कि गोंद को जैसे ही पानी में मिलाएंगे या प्रोटीन, किसी भी वो अंडे की प्रोटीन हो, उसको आप पानी में जब मिलाएंगे तो उस समय अंडे की जो प्रोटीन होगी वो आपकी परिक्षिप्त होगी, और जब गोंद को आप मिलाएंगे वो भी परिक्षिप्त होगा। जिलेटिन मिलाएंगे, किसी को जल में डालेंगे वो तुरंत ही कोलाइडी विलयन को बना देगा। तो ये कहलाते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। इसकी बनने की क्रिया क्या होती है, जैसे ये कोई द्रव भरा हुआ है, आपने कोलाइडी विलयन के ये कण मिलाए, ठीक है, इनके चारों ओर ऐसे द्रव के कण यानी के परिक्षिप्त परिक्षेपण के संपर्क, परिक्षेपण, यहां पर लिख कुछ दिया, बोल कुछ दिया, माध्यम। दोबारा से इसको रिपीट करते हैं, क्या लिखा है, ऐसे कोलाइडी सॉल जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण के माध्यम में, परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन में बदल जाते द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये द्रव भरा हुआ है इस विलयन में, और जैसे ही हमने इसमें क्या डाला, प्रोटीन, जिलेटिन, गोंद ये डाला, तो तुरंत ही ये कणों में टूट जाएंगे और इसके चारों ओर जल परिक्षेपण बना लेगा। चारों ओर क्या कर लेंगे, जल के अणु इसको घेर लेंगे, तो ये बन जाएगा कोलाइडी विलयन। अब होता है द्रव विरागी या द्रव विरोधी। ऐसे कोलाइडी सॉल जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण के संपर्क में लाने पर आसानी से कोलाइडी क्या होता, सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, और थोड़ी सी विद्युत अपघट्ट की मात्रा, ऐसा विद्युत अपघट्ट जैसे NaCl का जलीय विलयन, H2SO4 का जलीय विलयन, ये विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा, विद्युत अपघट्ट की मात्रा, यहाँ पर लिखा थोड़ी सी विद्युत अपघट्ट की मात्रा डालने पर स्कंदित हो जाते हैं, यानी कि आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ये कोलाइडी विलयन आपका द्रव विरोधी बना लें हमने यहाँ पर डाला जैसे गोल्ड सॉल, ये गोल्ड पूरा डाल दिया, और ये क्या भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है परिक्षेपण माध्यम में, ये लीजिए, ये क्या है, गोल्ड, या हम इसमें डाल सकते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड या FeOH का होल थ्राइज। अब ये टूटेगा, ये टूटकर छोटे छोटे कणों में बिखर जाएगा, लेकिन कब, जब इस पर कोई क्रिया की गई होगी तभी ये कोलाइडी अवस्था में आ गया। आसानी से नहीं आया, इसको हिलाया डुलाया और बहुत ज़्यादा उंगली से हिलाया, तब ये क्या आया, कोलाइडी विलयन में आ गया। अब इसमें जैसे NaCl H2SO4 जैसे विलयन को डालें तो ये आपस में स्कंदित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और फिर एक बड़ा कण बनाकर वैसे ही हो जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे कोलाइडी सॉल जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण के संपर्क में लाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, ऐसे विलयन द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं, और इनमें थोड़ी सी विद्युत अपघट्ट की मात्रा, यानी कि ऐसा विलयन जो विद्युत धारा को प्रवाहित करता हो, जो आयनों को प्रोड्यूस करता हो, आयन बनाता हो, डालने पर क्या करते हैं, कोलाइडी अवस्था से स्कंदित हो जाते हैं। अब ये कोलाइडी अवस्था में नहीं रहेंगे तो क्या कहलाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। जैसे गोल्ड का सॉल, सोने का सॉल होगा तब भी वो ऐसी घटना करेगा, पहले तो जल्दी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाएगा, और बनाएगा तो थोड़ी सी विद्युत अपघट्ट की मात्रा
इसका कोलाइडी विलयन नष्ट कर देगी कोलाइडी अवस्था को। और आर्सेनिक ऑक्साइड का और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के ये सॉल है, इन्हें जब भी हम किसी द्रव में डालेंगे तो ये आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाएंगे। अब आ जाते हैं अगला टॉपिक, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। ये आप समझ गए होंगे, द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइड। परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन 4 प्रकार के होते हैं। अभी बताते हैं यहाँ पर, ये लीजिए, ये परिक्षेपण नंबर 3, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। अब आपको पता होगा कि परिक्षेपण माध्यम वह प्रावस्था होती है जिसमें कोई पदार्थ परिक्षिप्त रहता है, जिसमें कोई पदार्थ छिपा रहता है, वह परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। तो परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं, पूरी बात नहीं लिख रहे हैं, ऐसा लिखते हैं कि परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एरोसॉल, ठीक है। नंबर 2 हाइड्रोसॉल, अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं, इनमें उदाहरण भी देना है। नंबर 3 एल्कोसॉल। नंबर 4 बेंजोसॉल। अब आपको बताना होगा एरोसॉल। एरो का मतलब होता एयर, वायु। जब वायु, किसी विलयन में वायु परिक्षेपण माध्यम में होती है तो ऐसा कोलाइडी तंत्र क्या कहलाता है? एरोसॉल कहलाता है। इसमें लिखेंगे जब बे कोलाइडी विलयन या तंत्र जिनमें वायु परिक्षेपण माध्यम में होती है, ऐसे कोलाइडी तंत्र या विलयन, ऐसे कोलाइडी विलयन एरोसॉल कहलाते हैं, एरोसॉल कहलाते हैं। ठीक है, आप बताते हैं कि ऐसे विलयन जिनमें वायु छिपाए रहती है किसी अन्य पदार्थ को, तो ऐसे कोलाइडी विलयन एरोसॉल कहलाते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं धूल, धुआं, नहीं धुआं, बादल, कोहरा, इनमें सब में वायु अधिक मात्रा में होती है जिसे हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। बादल में भी वायु अधिक मात्रा में होती है, जल कम मात्रा में। और कोहरे में भी ऐसी कंडीशन होती है कि जल कम मात्रा में होता है, वायु अधिक मात्रा में होती है, और वायु उस समय होती है परिक्षेपण माध्यम में। तो ऐसा कोलाइडी तंत्र क्या कहलाता है? एरोसॉल कहलाता है। अब आ जाता हाइड्रोसॉल। बे कोलाइडी, यहाँ पर लिखेंगे बे कोलाइडी विलयन
बिलियन जिनमें जल परिक्षेपण माध्यम में होता है। क्या कहलाते हैं, यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट हाइड्रोसॉल कहलाते हैं, हाइड्रोसॉल कहलाते हैं। अब आगे लिखने की बात नहीं है कि इतना लंबा खींच के ले जाएं। वे कोलाइडी विलयन जिनमें जल परिक्षेपण माध्यम में होता है, अधिक मात्रा में होता है, हाइड्रोसॉल कहलाते हैं। जैसे आप जान सकते हैं जल में प्रोटीन का उदाहरण देंगे यहाँ, जैसे जल में प्रोटीन या गोंद जिलेटिन, और या आप बोल सकते हैं कि रुधिर की कणिकाएं, रुधिर आप जानते हैं ब्लड में लगभग 65% प्लाज्मा पाया जाता है। उस 65% में 85% जल होता है, यानी कि ब्लड में आपके ज़्यादातर मोस्टली जल की मात्रा पाई जाती है। तो जल अधिक मात्रा में और उसमें पाए जाने वाले स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट्स और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये तमाम पार्टिकल्स परिक्षिप्त रहते हैं किसमें, जल में। तब जाकर रुधिर का निर्माण होता है। जल एक संयोजी ऊतक होता है जिसका कोई आकार नहीं होता है। तो रुधिर भी है जल में प्रोटीन का मिश्रण, क्योंकि जल में जब प्रोटीन अधिक मात्रा में होगी तो ऐसा कोलाइडी विलयन हाइड्रोसॉल कहलाएगा। इसके बाद में अब हम लिख सकते हैं बे कोलाइडी विलयन जिनमें अल्कोहल परिक्षेपण माध्यम में होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बे कोलाइडी विलयन, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये रुधिर आ रहा है, रुधिर यहाँ लिख दो, रुधिर एक अलग एग्जाम्पल है। बे कोलाइडी विलयन जिनमें जल परिक्षेपण, नहीं सॉरी, जल की जगह पे हम लिखेंगे अल्कोहल। जल तो हो चुका है, अब अल्कोहल की बात आती है। अल्कोहल परिक्षेपण माध्यम में होता है। क्या कहलाते हैं, एल्कोसॉल कहलाते हैं, एल्कोसॉल कहलाते हैं। तो बे कोलाइडी विलयन जिनमें अल्कोहल परिक्षेपण माध्यम में होता है एल्कोसॉल कहलाते हैं। जैसे नाइट्रेट, सेलुलोस का अल्कोहलिक विलयन। ठीक है, जब हम सेलुलोस नाइट्रेट भी बनाते हैं, सेलुलोस अल्कोहल भी बनाते हैं, हम अल्कोहल में सेलुलोस या नाइट्रेट में सेलुलोस को घोल देते हैं तो उस समय अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है और सेलुलोस की मात्रा कम होती है। तो अल्कोहल में जब अधिक मात्रा में पाया जाता है तो उसका कोलाइडी विलयन अल्कोसॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्कोसॉल कहलाता है। अब बेंजोसॉल के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें बेंजीन
परिक्षेपण माध्यम में होता है। कोई भी दुनिया में कोई भी आप कोलाइडी विलयन बनाए, यदि बेंजीन किसी को परिक्षिप्त किए है, छिपाए हुए है, तो बेंजीन परिक्षेपण माध्यम में होगी, बेंजीन अधिक मात्रा में होगी। जैसे आप शरबत बनाते हैं तो चीनी को डालते हैं तो चीनी परिक्षिप्त हो जाती है पानी में, तो उस समय वो ट्रू सॉल्यूशन होता है, वास्तविक सॉल्यूशन उसको नहीं मानते हैं। लेकिन बाई चांस अगर गोंद होगा तो जल में डालतेंगे तो जल क्या हो जाएगा, वो आपका हाइड्रोसोल। अगर किसी द्रव में गैस में डाल देंगे तो एरोसोल, अगर किसी शराब में डाल देंगे एल्कोसोल कहलाएगा, और किसी बेंजीन में उसको मिला देंगे तो बेंजोसोल कहलाएगा। हमेशा जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसी के नाम पर उस कोलाइडी तंत्र का नाम लिया जाता है। अब आ जाती है बात नंबर 4, परिक्षेपण या बोलेंगे परिक्षिप्त कणों के आधार पर कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों, इसको रफ कर देते हैं और आपको बताते हैं। परिक्षिप्त नंबर 4 और अंतिम, परिक्षिप्त प्रावस्था के आधार, नहीं, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर, के कणों के आधार पर तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर, कणों मतलब है छोटे छोटे कणों के आधार पर कोलाइडी विलयनों के वर्गीकरण। अब जब कोलाइडी विलयनों का किसके आधार पर करेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर, तो कोलाइडी विलयन 3 प्रकार के होते हैं, बहु आणविक कोलाइड, बृहत आणविक कोलाइड और संगुणित कोलाइड। तो बताते हैं बहु आणविक, ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें एक कोलाइडी कण कई छोटे छोटे कणों से मिलकर कोलाइडी अवस्था में आ जाता है। जैसे यहाँ लिखा है, जब किसी विलेय पदार्थ के कण संगुणित होकर यानी इकट्ठे होकर कोलाइडी कण बनाते हैं तो इस प्रकार का कण बहुआण्विक कोलाइड कहलाता है। देखिए जैसे हम बताते हैं ये छोटे छोटे कण हैं, अभी ये कोलाइडी अवस्था में नहीं है, ये छोटे छोटे कण हैं, ये आपस में संगुणित हो जाएं और एक गोल आकार का कोलाइडी अवस्था का कण बनाएं। ये देखिए बड़े जुड़कर कितना बड़ा कण बना दिया, कोलाइडी कण के बराबर। ये छोटे छोटे कण थे, बहुत छोटे थे, और कोलाइडी अवस्था की एक रेंज होती है कि 10 की पावर -9 से 10 की पावर -7 के मध्य, या 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य में कोलाइडी कण। और ये जो कण हैं इधर उधर बिखरे हुए हैं, ये कण कैसे थे, छोटे छोटे कण थे जो 1 नैनोमीटर से भी छोटे थे। ये कण आपस में जुड़कर कोलाइडी कण के बराबर एक कण का निर्माण कर लेते हैं। जैसे ये आपस में फिर जुड़ गए और ये कोलाइडी कण बन गया, ये आपस में फिर जुड़े और ये एक कोलाइडी कण बन गया। तो यहाँ पर लिखा बहु मतलब बहुत सारे कण आपस में मिलकर एक कोलाइडी कण के बराबर कण का निर्माण कर लेते हैं तो उसे बहुआण्विक कोलाइडी कण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण होगा सल्फर S8Au, यानी सल्फर के 8 कण मिलकर एक कोलाइडी, सल्फर के 8 छोटे छोटे कण मिलकर आपस में जब संगुलित हो जाते हैं तब जाकर सल्फर का सॉल बनता है। ऐसे P4 फास्फोरस के छोटे छोटे 4 कण मिलकर आपस में इतना बड़ा कण बनाते हैं कि वो कोलाइडी कण के बराबर हो जाते हैं। ये हो गया बहुआण्विक, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर एक कोलाइडी कण के आकार का कण बन जाना
बहुआण्विक कोलाइड कहलाता है। उसमें छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं, वो संगुणित होकर। अब आ जाता है बृहत आणविक कोलाइड। बृहत आणविक कोलाइड में जब बड़े आकार के कण कोलाइडी विलयन में घुलकर कोलाइड आकार के कण बनाते हैं, या बोल सकते हैं विलायक में घुलकर, यहाँ पर कोलाइडी विलयन में ही बनाते हैं तो कोई बात नहीं। जब बड़े आकार के कण कोलाइडी विलयन में घुलकर कोलाइडी आकार के कण बनाते हैं, बृहत आणविक कोलाइड कहलाते हैं। जैसे प्रोटीन जिलेटिन, प्लास्टिक, ये सब क्या है, ये बहुत बड़े बड़े आणविक होते हैं। प्रोटीन को कह सकते हैं कि प्रोटीन तो बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में होती है। जैसे अंडा होता है, कच्चा बॉयल अंडा नहीं होना चाहिए, कच्चा अंडा होना चाहिए, उबला हुआ नहीं। तो उबले हुए अंडे में जो प्रोटीन होती है अंदर, फास्फोरस को छोड़कर जो फास्फोरस का सल्फर का मिश्रण पीला योग पाया जाता है, उसको हटाकर जो वाइट कलर की होती है वो प्रोटीन होती है। जब वो क्या होती है, एक बड़ी मात्रा में होती है, बड़ा सा कण होता है। अंडा कितना बड़ा होता है, वो तो कोलाइडी अवस्था में है नहीं, वो तो निलंबन कणों से भी बड़ा कण हो गया। जब उसको हम किसी जल वगैरह या किसी विलायक में घोलते हैं तो वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। इसे क्या कहते हैं, बृहत आणविक कोलाइड। तो वो छोटे छोटे कण में टूटता है। उन कणों का आकार कितना होता है, कोलाइडी विलयन के कणों का आकार। तो ऐसे कोलाइडी विलयन बृहत आणविक कोलाइड कहलाते हैं। अगला पॉइंट है संगुणित कोलाइड। कुछ निम्न सांद्रता वाले पदार्थ किसी माध्यम में घोलने पर विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार करते हैं। कुछ निम्न सांद्रता के पदार्थ होते हैं, जैसे साबुन वगैरह है, या बताते अपमार्जक, ये निम्न सांद्रता वाले हैं। किसी माध्यम में घोलने पर उच्च सांद्रता पर संगुणित होकर कोलाइडी तंत्र की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे मिसेल का निर्माण, जैसे साबुन में बनता है मिसेल, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा मिसेल का निर्माण। और मिसेल का एक कण कहलाता है कोलाइडी कण, और उसका बना विलयन कोलाइडी विलयन। अब ऊपर से बहुआण्विक को हम हटा देते हैं और मिसेल बनाकर आपको बताते हैं क्या होता है। जल की एक बूंद होती है, उसके चारों ओर इस प्रकार से जो होते हैं स्टेरॉयड आयन COON ऐसे लगे होते हैं माइनस के। ये क्या होते हैं, ये एक आयनिक यौगिक होते हैं। ये COO माइनस, ये एक मिसेल का, और इस पर उच्च सांद्रता वाला सोडियम आयन आकर स्थिर हो जाता है। ये सोडियम आयन आकर स्थिर हो गया। ये सोडियम आयन आया और स्थिर हो गया। तो ये बन गया आपका मिसेल। साबुन का मिसेल बन जाता है, जिसे हम कहते हैं एक कोलाइडी कण के बराबर इसका आकार होता है, और इसके बने विलयन कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कोलाइडी विलयन के अगले टॉपिक के साथ। कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां और उसके गुण धर्म बाकी रह गए हैं, जो अगले वीडियो में कराते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।